बीरबल बनाम 4 चालाक साधु। सबसे बड़ी परीक्षा। शहंशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। तभी दरबार ने घोषणा की, हुजूर, 4 महान साधु आपसे भेंट करने आए हैं। कहते हैं ये चमत्कार कर सकते हैं। चारों साधु दरबार में प्रवेश करते हैं। लंबे चोगे, माथे पर चंदन का टीका, गले में रुद्राक्ष और चाल ऐसी कि जैसे धरती को छूने से भी घृणा हो। साधुओं ने घमंड से कहा, जहांपनाह, हम चारों आत्मसिद्ध महायोगी हैं। हमारे पास ऐसी शक्तियां हैं जो आपके किसी मंत्री में नहीं। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। क्या कहते हो बीरबल, क्या इनका परीक्षण होना चाहिए? बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, अगर ये सच्चे हैं तो अग्नि में भी निर्दोष निकलेंगे, और अगर झूठे हैं तो उनकी चालाकी की राख बन जाएगी। साधु कौन थे और क्या चाहते थे? चारों साधु दरबार में रोज आने लगे। उन्होंने दरबारियों को मंत्र तंत्र दिखाकर चकित कर दिया। पहला साधु हवा में हाथ उठाकर पेड़ झुका देता। दूसरा कागज पर मंत्र पढ़ता और वो अपने आप जलने लगता। तीसरा तांबे की चीजों को सोने जैसी चमक देता। चौथा कहता कि वो मरे हुए से भी बात कर सकता है। कुछ ही दिनों में दरबार के कुछ मूर्ख दरबारी उनके भक्त बन चुके थे। एक दिन उन्होंने मांग रखी, हमें मुगल खजाने से 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए ताकि हम हिमालय पर ध्यान साधना कर सके। अकबर थोड़े झुंझलाए। बीरबल, अब समय है इनका सच सामने लाने का। अगले दिन बीरबल ने ऐलान किया, कल चारों साधुओं की दिव्य शक्तियों का सार्वजनिक प्रदर्शन होगा। अगर वे पास हुए तो इनाम मिलेगा, वरना। चारों साधु मुस्कुराए। हम तैयार हैं। बीरबल ने दरबार के सामने एक बड़ा आम का पेड़ गाड़ दिया। पहले साधु ने आंखें बंद की, हाथ हिलाया, पेड़ हिला। भीड़ वाह वाह कर उठी। तभी बीरबल ने पेड़ के पीछे खड़े 2 मजदूरों को बुलाया। जरा दिखाओ कैसे हिलाते थे। पता चला पेड़ की जड़ों के नीचे रस्सियां लगी थी और 2 छिपे आदमी नीचे से खींचते थे। भीड़ हक्की बक्की। पहला साधु पकड़ा गया। दूसरा साधु आगे आया, मंत्र पढ़ा, कागज चलने लगा। बीरबल ने तुरंत कहा, जरा इस कागज को दीवार पर घिसो। जैसे ही कागज घिसा गया, एक पतली लेयर निकली जिसमें फास्फोरस लगा था। जैसे ही हवा मिली, जलने लगा। बीरबल बोले, ये कोई चमत्कार नहीं, रासायनिक चालबाजी है। दूसरा साधु शर्मिंदा। तीसरा साधु एक तांबे का सिक्का लेकर झाड़ू सा मंत्र पढ़ा। सिक्का चमक उठा। बीरबल ने सिक्का उठाया, उसे घिसा, नीचे से तांबा ही निकला। ये सिर्फ लेप था, सोना नहीं। अब तीसरा साधु भी पकड़ में आ गया। अब चौथा साधु सबसे ढीठ था। उसने कहा, मैं आज महाराज चंद्रगुप्त की आत्मा बुलाऊंगा। एक बड़ा पर्दा लगाया गया। मंत्र पढ़े गए। अंदर से डरावनी आवाज आई, मैं चंद्रगुप्त बोल रहा हूं। तभी बीरबल ने पर्दा खींच दिया। अंदर बैठा था एक आदमी जिसने मुंह में ढक्कन लगाया था और पीछे से साधु संकेत कर रहा था। सब हंसी से लोटपोट। अकबर ठाका मारकर बोले, वाह बीरबल, क्या चमत्कारी पोल खोल दी। बीरबल बोले, ये साधु नहीं, व्यापारी थे जो डर और अंधविश्वास बेचते थे। अकबर ने आदेश दिया, चारों को नगर से निकाल दो और लोगों को चेतावनी दो कि चमत्कार की जगह विवेक से काम ले। सीख, हर चमत्कार के पीछे अक्सर कोई चाल होती है। बीरबल की चतुराई हमें सिखाती है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर साधु संत नहीं। आंखों पर विवेक की रोशनी रखो, तभी सच पहचान पाओगे। बीरबल की अदालत, जहां सब आरोपी हंसते हंसते रो पड़े जब अकबर ने कहा, अब बीरबल चलाएगा दरबार। एक दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज मैं कुछ समय के लिए दरबार की गद्दी बीरबल को सौंपता हूं। वो आज से मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। जो भी मामले हैं वे सीधे बीरबल की अदालत में जाएंगे। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई।
अब तो मजा आएगा। बीरबल की अदालत, इसका मतलब हंसी और हड़कंप दोनों। बीरबल मुस्कुराते हुए गद्दी पर बैठे और बोले, ठीक है, आज से ये बीरबल की अदालत है, मगर सजा हंसी में नहीं, सच्चाई में होगी। पहला मामला, वो पति जो अपनी बीवी से डरता था। पहला आरोपी था मोतीलाल, जो अपने घर में बीवी से इतना डरता था कि सुबह उठने से पहले 3 बार जय माता दी बोलता था। मोतीलाल बोला, हुजूर, मेरी बीवी मुझसे हर बात पर लड़ती है। खाना देर से आया तो चिमटा, अगर ज्यादा नमक हो गया तो बेलन। बीरबल ने कहा, और तुम उसके खिलाफ क्या करते हो? मैं भाग जाता हूं। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। बीरबल बोले, इसका अपराध है डरपोक होना, और इसकी सजा यह है कि इसे 7 दिन तक हर दरबारी की बीवी के सामने खड़ा किया जाए, ताकि वो सीख सके कि असली डर किसे कहते हैं। दूसरा मामला, वो व्यापारी जो अपनी दुकान पर खुद को भगवान बताता था। अब आया सेठ बालकृष्ण, जिसकी दुकान के बाहर लिखा था, यहां भगवान खुद सामान बेचता है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, भगवान हो तो चमत्कार करके दिखाओ। सेठ बोला, मैं तो बस ग्राहकों को आकर्षित करता हूं। बीरबल बोले, तो तुम झूठे विज्ञापन से जनता को मूर्ख बनाते हो? सेठ हंसने लगा, बोला, हुजूर, सब ऐसा ही करते हैं। बीरबल ने दरबारियों की तरफ देखा और बोले, फिर तो इसकी सजा यही है, इसे हफ्ते भर सड़क पर खड़ा करके ये लिखवाया जाए, मैं भगवान नहीं, सेल्समैन हूं, खरीदारी सोच समझ कर करे। फिर तो पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। तीसरा मामला, 3 झूठे साधु। अब 3 साधु आए, जो भिक्षा मांगते मांगते अमीर बन चुके थे। वे ढोंग करते थे कि एक को रात में भगवान के दर्शन होते हैं, 2 दूसरा हवा में उड़ सकता है, 3 तीसरा पानी में आग जला सकता है। बीरबल ने पूछा, कभी ये कर्तव्य किसी के सामने किया? तीनों बोले, नहीं, क्योंकि भगवान का चमत्कार छुपा रहता है। बीरबल मुस्कुराए, अगर तुम हवा में उड़ सकते हो तो महल की छत से उड़कर नीचे आओ, और जो पानी में आग जला सकता है वो मेरे लिए चाय बनाए। तीनों कांपने लगे, बोले, हमसे गलती हुई। बीरबल ने फैसला सुनाया, इनकी सजा है कि ये 1 महीने तक बच्चों को नैतिकता की कहानियां सुनाए, ताकि खुद सच्चे इंसान बन सके। चौथा मामला, दरबारी जिसका पालतू तोता रानियों के नाम लेता था। अब मामला आया दरबारी जाफर खान का, जिसका तोता दिन भर महल की रानियों के नाम लेता था। बीरबल बोले, तोता तुम्हें क्या सिखाता है? हुजूर, वो तो जो सुनता है वही बोलता है। बीरबल बोले, तो अब तुम्हारी सजा यह है कि 1 हफ्ते तक तुम खुद उसी तोते के पिंजरे में बैठो, ताकि लोग तुम्हें देखें और कहें, ये है वो इंसान जो तोते से भी गया गुजरा है। अब तो सब दरबारी हंसते हंसते लोटपोट हो गए, कुछ तो रोने भी लगे हंसी के मारे। अंत में आया चंदू नकलची, जिसे पूरे नगर में सबकी नकल करने की आदत थी। बीरबल ने पूछा, तुम किस किस की नकल करते हो? चंदू बोला, जहां पनाह, आपसे लेकर आपके कुत्ते तक की। बीरबल बोले, तो आज से तुम्हारी सजा यह है कि 7 दिन तक तुम सिर्फ खुद की नकल करोगे। चंदू बोला, वो कैसे? बीरबल मुस्कुराए, हर दिन आईने के सामने बैठो और खुद को देखो, और तब समझ में आएगा कि जो खुद नहीं बन पाया वो दूसरों की नकल ही करता है। अकबर लौटे और बोले, बीरबल की अदालत अमूल्य है। 1 हफ्ते बाद अकबर दरबार में लौटे और सबकी हंसती सकती शक्लें देखकर बोले, बीरबल, ये क्या किया तुमने? बीरबल बोले, हुजूर, मैंने न सजा दी न ताना, सिर्फ सच्चाई को हंसी के रास्ते से पहुंचाया है। अकबर बोले, तुम्हारी अदालत में हंसी तो बहुत हुई, पर हर हंसी के पीछे एक सीख भी छुपी थी। यही असली न्याय है, सीख। सच्चा न्याय वही होता है जो दिल तक पहुंचे, और अगर उसमें हंसी भी हो तो इंसान अपने अपराध को खुद समझ लेता है। बीरबल की अदालत हंसते हंसते सिखा भी गई और सुधार भी कर गई।
बीरबल बनाम 3 चालाक दरबारी, कौन जीतेगा? हैप्पी स्माइली जब 3 दरबारी एक हो गए बीरबल को हटाने के लिए। बीरबल की चतुराई और अकबर के प्रिय होने की वजह से कई दरबारी अंदर ही अंदर जलते थे, परंतु अकेले अकेले उनकी चालें कभी बीरबल पर भारी नहीं पड़ी। इसलिए उन्होंने योजना बनाई, अगर 3 चालाक दरबारी मिल जाए तो शायद बीरबल को दरबार से हटाया जा सकता है। इन तीनों के नाम थे: 1 राजा बहादुर सेन, बहस में माहिर, तेज आवाज वाला। 2 हकीम शाफरेब, जुबान का जादूगर, सबको मीठी बातों में फंसाता। 3 मुल्ला जाफरुल्ला, धार्मिक ग्रंथों का ज्ञाता, जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश करता। तीनों ने मिलकर अकबर के कान भरने शुरू किए। जहां पनाह, बीरबल अब बूढ़ा हो चला है, अब उसे दरबार से विश्राम दे दीजिए। उसकी जगह किसी योग्य नए मंत्री को आजमाइए। अकबर ने एक बार में कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, अगर तुम तीनों इतने योग्य हो तो अगली सभा में बीरबल से तर्क की प्रतियोगिता करो। जो विजयी होगा वही मेरे दरबार में मेरी दाई बाह बनेगा। बीरबल को जब यह बात पता चली तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर 3 चालाक लोग एक हो जाए तो उनका घमंड उन्हें अंधा कर देता है। अब देखना कैसे वे खुद अपनी चाल में उलझते हैं। तय हुआ, प्रतियोगिता 3 हिस्सों में होगी। 1 तर्क प्रतियोगिता, 2 समस्या समाधान, 3 लोक ज्ञान, ज्ञान से जुड़ी कहावतों की व्याख्या। प्रतियोगिता भाग 1 तर्क का खेल। बहादुर सेन आगे आया। उसने ऊंची आवाज में बीरबल से कहा, अगर सूरज से तेज प्रकाश किसी चीज में है तो वो क्या है? बीरबल मुस्कुराए, बोले, अगर इंसान की अकल काम न करे तो उसकी जुबान से तेज कोई चीज नहीं जलती। सूरज सिर्फ गर्मी देता है, मगर मूर्खता आग लगा देती है। दरबारियों ने तालियां बजाई। अब शाफरे बोला, अगर किसी को बिना काटे, बिना छुए और बिना देखे घायल किया जा सकता है तो वो क्या चीज है? बीरबल ने कहा, वो है शब्द। शब्द जख्म नहीं दिखाते, मगर सबसे गहरे होते हैं। अकबर मुस्कुराए, शाफरेब चुप। मुल्ला जाफरुल्ला ने धार्मिक शैली में सवाल किया, अगर कोई मनुष्य 4 बार जन्म ले मगर एक बार भी जिंदा न रहे तो इसका अर्थ क्या? बीरबल बोले, वो मनुष्य हर बार केवल दूसरों का रूप धर कर आया, पर अपने भीतर का सत्य कभी न खोज पाया। इसलिए वो जीवित नहीं हुआ, वो केवल जिंदा था मगर जिया नहीं। दरबार मौन हो गया। तीनों दरबारी पहली परीक्षा में हार मान गए। प्रतियोगिता भाग 2। अकबर ने कहा, मान लीजिए राज्य में 2 किसान एक ही कुएं पर दावा कर रहे हैं। दोनों के पास दस्तावेज भी है, मगर एक कहता है कि वो कुआं उसके खेत में है और दूसरा कहता है कि उसके पूर्वज ने खुद वो कुआं खोदा था। न्याय कैसे होगा? तीनों दरबारियों ने उलझे उलझे उत्तर दिए। एक बोला, पंचायत बिठाओ। दूसरा बोला, कुएं को बांट दो। तीसरा बोला, राज्य अपने अधिकार में ले ले। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैं दोनों किसानों को कुएं से कुछ समय के लिए दूर कर दूंगा और देखूंगा कि कौन उसकी चिंता करता है, साफ सफाई करता है, उसमें पानी देखता है। जो उसका स्वाभाविक रक्षक है वही उसका असली मालिक है। दस्तावेज तो बनाए भी जा सकते हैं, मगर चिंता केवल वही करता है जो उसे दिल से अपना मानता है। अकबर ने तालियां बजाई और बोले, बीरबल, ये उत्तर राजा के दिल को भी न्याय का पाठ पढ़ाता है। प्रतियोगिता भाग 3 लोक ज्ञान की परीक्षा। अकबर ने लोक कथाओं से कुछ कहावतें रखी। कहावत 1, जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाओ। राजा बहादुर सेन बोला, इसका अर्थ है कि सीमाओं में रहो। बीरबल बोले, ये केवल सीमा की बात नहीं है, ये आत्मनियंत्रण और समझ की बात है। यदि आपके पास थोड़े संसाधन हैं, तो उसमें संतुलन और सूझबूझ के साथ चलो। ये कहावत आर्थिक से लेकर राजनीतिक नीति तक सब पर लागू होती है। अकबर ने सिर हिलाया, बाकी दरबारी चुप। कहावत 2, घर का भेदी लंका ढाए।
हकीम शाफरे बोला, मतलब अंदर का आदमी ज्यादा नुकसान करता है। बीरबल बोले, और यही कारण है कि कभी कभी सबसे बड़ा शत्रु सबसे प्यारा दोस्त होता है। इसलिए शासन में विश्वास और विवेक दोनों बराबर जरूरी है। मुल्ला ने अब कोई कहावत समझाने की कोशिश ही नहीं की। वो चुपचाप खड़ा रहा। तीनों दरबारी पसीना पसीना थे। बीरबल शांत और मुस्कुराते हुए। अकबर बोले, मैंने इस दरबार में कई ज्ञानी देखे, मगर बीरबल जैसा चतुर, न्यायप्रिय और लोक समझ रखने वाला कोई नहीं। आज 3 लोग मिलकर भी बीरबल से नहीं जीत सके। बीरबल की ओर मुड़ते हुए कहा, बीरबल, तुम अकेले ही इन 3 चालाक दरबारियों पर भारी पड़े। आज फिर सिद्ध हुआ, सच्ची बुद्धिमत्ता अकेली नहीं होती, वो आत्मबल के साथ आती है। तीनों दरबारी शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर चल दिए। और बीरबल वो पहले की तरह मुस्कुराते हुए अपने आसन पर बैठ गए, पहले से भी ऊंचा। मोरल, कभी कभी एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति चालाकी और चालबाजी के गठबंधन पर भारी पड़ता है। सच्चाई की जीत हमेशा अकेले मगर पूरी ताकत से होती है। बीरबल और नकली विद्वान जिसने खुद को फंसा लिया। एक दिन बादशाह अकबर के पास संदेश आया कि एक बहुत ही चमत्कारी और तेज विद्वान दरबार में आने वाला है। उसका नाम था पंडित चतुरानंद। लोग कहते थे कि वो 12 भाषाएं जानता है, वेद पुराण से लेकर यूनानी तर्कशास्त्र तक में माहिर है, और वह जो बोलता है उसकी काट किसी के पास नहीं होती। अकबर ने आदेश दिया कि अगले ही दिन उसे दरबार में बुलाया जाए। अगले दिन जैसे ही वो व्यक्ति पहुंचा, उसकी वेशभूषा बहुत आकर्षक थी। लंबे जटाधारी बाल, केसरिया वस्त्र, माथे पर चमकता चंदन, हाथ में भारी पुस्तक और चाल में आत्मविश्वास। उसने बड़े गर्व से कहा, जहांपना, मैं पंडित चतुरानंद हूं। मैं ऐसे तर्क देता हूं कि बड़े बड़े ज्ञानी मेरी बातों के आगे मौन हो जाते हैं। मुझे लगता है आपके दरबार में अब तक कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सका होगा। अकबर को उसके आत्मविश्वास से थोड़ी हैरानी हुई, मगर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो हमारी परीक्षा भी पास कर सकोगे। बीरबल मुस्कुराते हुए चुपचाप सारा दृश्य देख रहे थे। पंडित चतुरानंद ने पूरे दरबार में नजर घुमाई और बोला, मगर यहां तो सब शांत बैठे हैं, क्या कोई है जो तर्क में मेरी बराबरी कर सके? बीरबल ने धीमे से कहा, हमारे दरबार में तर्क नहीं, सत्य का स्थान है। तर्क के नाम पर भ्रम फैलाना हम पसंद नहीं करते। ये सुनते ही पंडित चिढ़ गया। सत्य की पहचान भी तो तर्क से होती है, महामूर्ख। क्या तुम मेरा सामना कर सकते हो? अकबर ने तुरंत बीच में कहा, बीरबल, अब तुम ही बताओ, क्या तुम इस विद्वान पंडित का सामना कर सकोगे? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपना, मुझे ज्ञान का अहंकार नहीं, मगर इस पंडित की परीक्षा जरूर लेनी चाहिए। यदि वो असली है तो ज्ञान सामने आ जाएगा, और यदि नकली है तो खुद फंस जाएगा। अकबर ने तुरंत मंजूरी दी और आदेश दिया, 3 दिन बाद दरबार में ज्ञान की प्रतियोगिता होगी। बीरबल और चतुरानंद आमने सामने होंगे। 3 दिन बाद दरबार पूरी तरह सजा हुआ था। सभी दरबारी उत्साहित थे। पंडित चतुरानंद बड़ी शान से आया और बोला, मैं चाहता हूं कि यह प्रतियोगिता मौन भाषा में हो, कोई शब्द न बोले जाए, केवल इशारों से बात हो, क्योंकि ज्ञान वह है जो मौन में भी व्यक्त हो सके। बीरबल ने तुरंत हामी भर दी। अकबर ने कहा, ठीक है, आज की प्रतियोगिता इशारों की होगी। दोनों विद्वान एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे और हम सब तय करेंगे कि कौन अधिक ज्ञानी है। 1, पंडित ने पहला इशारा किया। उसने एक उंगली उठाई। 2, बीरबल ने तुरंत 2 उंगलियां उठाई। 3, पंडित ने फिर 5 उंगलियां फैला दी। 4, बीरबल ने मुट्ठी बांध ली। 5, पंडित ने हाथ ऊपर करके जैसे कुछ गोल आकृति बनाई। 6, बीरबल ने नीचे जमीन की ओर इशारा किया। पंडित के चेहरे पर पसीना आ गया। वो कांपने लगा और अकबर के सामने सिर झुकाकर बोला, जहांपना,
मुझे क्षमा करें। मैं बीरबल की गहराई को नहीं समझ पाया। मैं उनके आगे तुच्छ हूं। अकबर हैरान रह गए। बीरबल का तर्क और पंडित की पोल खुली। जब पंडित चला गया, अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये हुआ क्या? किस ज्ञान की बातें हुई? बीरबल बोले, हुजूर, उसने एक उंगली उठाकर कहा, ईश्वर एक है। मैंने 2 उंगलियां उठाई। हाँ, मगर वो दुनिया और आत्मा दोनों में है। उसने 5 उंगलियां फैला दी। पंच तत्व का संकेत। मैंने मुट्ठी बांध ली। उन 5 तत्वों का समावेश एक शरीर में होता है। फिर उसने गोल आकार दिखाया। ये संसार गोल है, चक्र में घूमता है। मैंने जमीन की ओर इशारा किया और उस चक्र का आधार यही धरती है। अकबर बोले, कमाल है बीरबल, और वो इतनी जल्दी हार क्यों मान गया? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि वो असली विद्वान नहीं था। उसके सारे इशारे बस अंदाजे थे। वो सोच रहा था, मैं एक उंगली दिखा रहा हूं, यानी तू अकेला है, तो मैंने 2 उंगली दिखा दी, तेरा बाप और तू। उसने 5 उंगलियां दिखाई। शायद मुझे थप्पड़ मारने की धमकी थी, तो मैंने मुट्ठी दिखा दी। अगर मारा तो घूंसा खा जाएगा। उसने गोल आकृति बनाई, जैसे तेरा सिर फोड़ दूं। तो मैंने जमीन दिखा दी, जमीन में गाड़ दूंगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुमने न केवल नकली विद्वान की पोल खोली, बल्कि यह भी सिखाया कि असली ज्ञान का घमंड नहीं होता। मोरल, जो सच में ज्ञानी होता है वो विनम्र होता है, और जो दिखावा करता है वो अपनी ही चाल में उलझ जाता है। जैसे नकली विद्वान खुद अपने जाल में फंस गया। बीरबल और 5 रहस्यमयी मंत्रियों का मुकाबला। एक दिन दरबार में शहंशाह अकबर दरबार में बैठे सोच में डूबे थे। तभी दक्षिण भारत से एक संदेश आया, हमारे राज्य में 5 ऐसे मंत्री हैं जो तर्क, बहस, गुप्त ज्ञान, नीति शास्त्र और चालाकी में माहिर हैं। वो दावा करते हैं कि बीरबल की बुद्धि को 5 मिलकर हरा सकते हैं। अकबर के होठों पर मुस्कान आ गई। तो फिर चुनौती स्वीकार है। उन्होंने एक पत्र भेजवाया, अपने 5 रहस्यमयी मंत्रियों को हमारी राजधानी भेजिए, ताकि बीरबल उनका स्वागत कर सके। 5 रहस्यमयी मंत्री कौन थे? 1 बुद्धिराय, तर्क में तेज, हर सवाल में उलझाव लाता। 2 वाक्पटु, शब्दों का जादूगर, बहस में किसी को बोलने नहीं देता। 3 नीति ग्रह, नीति और राजनीति की हर चाल में माहिर। 4 धूर्त प्रज्ञ, गुप्त चालें, छल और भ्रम पैदा करने वाला। 5 मौनाचार्य, कभी नहीं बोलता, केवल संकेत देता, मगर सबसे खतरनाक। 5 जब अकबर के दरबार पहुंचे तो वे दिखने में संत जैसे, मगर चाल में शेर जैसे थे। अकबर का ऐलान, मुकाबला होगा 3 चरणों में। 1 पहला चरण तर्क और बहस। 2 दूसरा चरण चालाकी और समाधान। 3 तीसरा चरण रहस्य और संकेतों की समझ। जो तीनों में सबसे ज्यादा अंक लाएगा वही विजेता होगा। और अगर बीरबल हार जाए तो उन्हें 1 महीने तक दरबार से विश्राम लेना पड़ेगा। पूरा दरबार चौकन्ना हो गया। बुद्धिराय ने सवाल दागा, बीरबल, अगर एक आदमी बिना हाथ पैर के समुद्र पार कर जाए तो क्या तुम उसे साधारण कहोगे? बीरबल बोले, अगर वो पार कर गया तो साधारण नहीं, बल्कि उसका आत्मबल असाधारण है। समस्या उसके शरीर में नहीं, हमारी सोच में है, जो उसे कमजोर मानती है। तालियां बजी। वाक्टू ने दाव खेला। अगर 2 लोग एक साथ झूठ बोले और एक सच बोले तो किस पर विश्वास किया जाएगा? बीरबल बोले, जिनकी जुबान शोर मचाती है उनका सच अक्सर छुप जाता है, मगर जिसकी बात में तटस्थता हो वही विश्वास जीतता है। मैं सवाल के जवाब से पहले सवाल करने वाले की नीयत देखता हूं। फिर बीरबल ने पलटकर पूछा, और तुम बताओ, क्या वाक्पटू केवल शब्दों से जीतता है या कभी चुप भी रहता है? वाक्पटू झेम गए। अब बारी थी नीतिग्रह और धूर्त प्रज्ञ की।
नीति गृह ने एक केस रखा। दो व्यापारी एक ही सोने की मुद्राओं की थैली पर दावा करते हैं। दोनों के पास प्रमाण है। अब न्याय क्या? बीरबल बोले, मैं थैली को आग में डालूंगा। जो सच्चा मालिक होगा वो मुद्रा को जलते नहीं देख पाएगा और रो देगा। जो झूठा होगा वो चुपचाप देखता रहेगा। सच्चे का दिल द्रवित होता है, झूठे का नहीं। अकबर मुस्कुराए। ये बीरबल की प्रसिद्ध मां की सच्चाई वाली नीति की झलक थी। अब आया धूर्त प्रज्ञा। उसने बीरबल के कमरे में रात को चुपचाप एक नकली पत्र रखवा दिया जिसमें लिखा था, बीरबल अपने राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। अगली सुबह वो पत्र दरबार में रखा गया। बीरबल बोले, ये पत्र नकली है क्योंकि इसमें मेरी हस्ताक्षर की नकल की गई है, मगर मैं जिस स्याही से लिखता हूं वो इत्र मिश्रित होती है और ये पत्र साधारण स्याही से लिखा गया है। फिर बीरबल ने धूर्त प्रज्ञा की ओर देखा और मुस्कुराया। झूठ की कोई खुशबू नहीं होती। पूरा दरबार हंसी और प्रशंसा से गूंज उठा। अब सबकी नजरें मौनाचार्य पर थी। वो कभी नहीं बोलता था, केवल संकेतों से बात करता था। उसने बीरबल के सामने 3 इशारे किए। एक, पहला इशारा, उसने एक उंगली ऊपर उठाई। 2, दूसरा इशारा, उसने 2 उंगलियां फैलाकर आंखें बंद कर ली। 3, तीसरा इशारा, उसने हाथ से नीचे की ओर गिरती लकीर बनाई। सब चकरा गए। बीरबल मुस्कुराया और कहा, पहला इशारा कहता है केवल ऊपर वाला ही सबका मालिक है। दूसरा इशारा कहता है ज्ञान आंखें बंद करके नहीं, खोलकर मिलता है। तीसरा इशारा कहता है अहंकार जब गिरता है तभी मनुष्य उठता है। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने मौन को भी पढ़ लिया। पांचों मंत्री एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बीरबल अकेले उन पांचों के मिले जुले कौशल से निपट गए। अकबर खड़े हुए और बोले, आज बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि अकेली सच्ची बुद्धिमत्ता 5 रहस्यमयी चालाकियों से ऊपर होती है। बीरबल हमारी धरोहर है और कोई चमत्कार उनका स्थान नहीं ले सकता। पांचों मंत्री हार मानकर बीरबल के चरणों में झुक गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा की सेवा में रहना हो तो नीति और विनम्रता दोनों चाहिए। केवल तर्क, चालाकी या संकेत काफी नहीं। मोरल, सच्ची बुद्धिमानी केवल तर्क या शब्दों से नहीं बल्कि सच्चाई, विवेक और आत्मविश्वास से पैदा होती है। 5 चालाक मिल जाए तब भी एक बीरबल भारी पड़ता है। बीरबल बना पंडित और पूरे दरबार में हंसी का तूफान। एक दिन बादशाह अकबर सुबह सुबह बहुत गुस्से में दरबार में पहुंचे। उनके चेहरे पर शिकन थी और आवाज में गरज। कहाँ है हमारा मुख्य पंडित? आज मुझे एक खास मुहूर्त चाहिए था और वो जनाब गायब है। दरबारियों ने इधर उधर देखा। किसी को नहीं पता था कि मुख्य पंडित कहाँ गए। तभी मीर सैयद ने झिझकते हुए कहा, हुजूर, लगता है मुख्य पंडित जी तीर्थ यात्रा पर गए हैं। उन्होंने सूचना दी थी मगर शायद किसी ने दरबार तक नहीं पहुंचाई। अकबर भड़क उठे। अब दरबार में कोई नहीं जो शुभ शुभ की पहचान कर सके। हमारी विजय यात्रा का दिन तय नहीं हो पा रहा सिर्फ इसलिए कि पंडित नहीं है। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो आज बीरबल खुद पंडित बन सकता है। मैं मुहूर्त भी निकाल दूंगा और ग्रहणस्त्रों की चाल भी समझा दूंगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, क्या तुमने कभी पंडित का काम किया है? बीरबल ने आंख दबाकर कहा, हुजूर, मैं सब काम कर चुका हूं, बस एक बार पंडित नहीं बना। अकबर ने ठहाका लगाया, तो ठीक है, आज से तुम हमारे दरबारी पंडित हो, मगर ध्यान रखना तुम्हारी परीक्षा जरूर होगी। बीरबल का पंडित लुक और दरबार में हंसी का तूफान। अगले दिन बीरबल सफेद धोती, चंदन का तिलक, लंबी जनेऊ और एक बड़ी सी पंचांग पुस्तक लेकर दरबार में पहुंचे। सिर पर एक भव्य साफा और आंखों पर चश्मा। वो ऐसे चल रहे थे जैसे वे सचमुच ज्योतिषाचार्य हो। दरबार में उन्हें देखकर सारे दरबारी हंसी रोक नहीं पाए। रही सी कसर तब पूरी हो गई
जब बीरबल ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, हे महाराज, आज चंद्रमा मेष राशि में है, मंगल वक्री है, बुध गोचर में है और शनि की 7.5 टिकी हुई है। इस स्थिति में यात्रा करना लाभकारी नहीं, मगर बीरबलाचार्य की कृपा से सब मंगल ही मंगल होगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बीरबलाचार्य, हम कब यात्रा करें कि शनि देव कृपा करें और युद्ध में विजय मिले? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से पंचांग में झांका, फिर कहा, जहां अपना आप यात्रा उसी दिन करें जिस दिन आपके किचन में खीर और पकवान बने हो, क्योंकि उस दिन आपकी पत्नी खुश होंगी, और जब पत्नी खुश हो तो सारे ग्रह अपने आप ठीक हो जाते हैं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। गंभीर दरबारी उलझे और बीरबल के मजेदार जवाब। अब दरबार के एक कट्टर धार्मिक दरबारी पंडित हरिदास, जो बीरबल से चिढ़ते थे, उन्होंने चुनौती दी, बीरबलाचार्य, बताइए कि यदि चंद्र ग्रहण मंगलवार को लगे और उस दिन अमावस्या हो तो क्या भोजन करना शुभ है? बीरबल ने गंभीरता से जवाब दिया, ऐसे समय में केवल एक ही भोजन करना श्रेष्ठ होता है, पराठा और अचार, क्योंकि चंद्र ग्रहण और अमावस्या दोनों मिलकर पेट को डराते हैं, तो पेट को कुछ चटपटा चाहिए होता है ताकि डर भाग जाए। पंडित हरिदास सिर पकड़कर बैठ गए और पूरा दरबार फिर से हंसी में लोटपोट हो गया। जब बीरबल ने खुद को ही शिष्य बना लिया, अब बीरबल ने खुद ही एक और ऐलान किया, जहां अपना, अब से मेरा एक शिष्य भी होगा जो मेरी सीख सीखेगा, और वो कोई और नहीं, खुद मैं ही हूं। बीरबलाचार्य और शिष्य बीरबल दोनों की संगत में ज्ञान दोगुना हो जाएगा। अकबर पेट पकड़कर हंसने लगे। कुछ दिन बाद असली पंडित जी तीर्थयात्रा से लौटे। उन्होंने दरबार में आते ही कहा, महाराज, लगता है मेरे बिना दरबार में सब उल्टा पुल्टा हो गया। अकबर बोले, नहीं पंडित जी, आपके बिना तो हमें ऐसा पंडित मिला जिसने न सिर्फ हंसाया बल्कि बताया कि ज्योतिष का एक पक्ष ये भी है, लोगों को हंसी देना। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया और कहा, अब बीरबलाचार्य फिर से सिर्फ बीरबल बनकर दरबार की सेवा करेगा, जब तक अगली बार कोई पंडित न गायब हो जाए। दरबार एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा। मोरल, ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता, कभी कभी हंसी में भी जीवन के बड़े सवालों के जवाब छिपे होते हैं। और जब बीरबल जैसा पंडित हो तो हंसते हंसते भी समाधान मिल जाते हैं। बीरबल ने सिर्फ एक सिक्के से न्याय कर दिया। मुगल सम्राट अकबर का दरबार आज कुछ ज्यादा ही भीड़ भाड़ वाला था। दूर दराज से लोग न्याय की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन उस दिन एक ऐसा अजीब मुकदमा सामने आया जिसे सुनकर खुद बादशाह भी हैरान रह गए। दरबार में दो व्यापारी आए। एक का नाम था सेठ रामनिवास और दूसरा था सेठ हरिदास। दोनों की उम्र लगभग समान, पहनावा रईसी का प्रतीक, लेकिन चेहरों पर तनाव। सेठ रामनिवास बोला, महाराज, इस हरिदास ने मुझसे 100 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी और अब कहता है कि उसने सब चुका दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हरिदास बोला, झूठ महाराज, मैंने वही 100 मुद्राएं उसे 2 हफ्ते पहले उसके ही घर लौटाई थी। ये अब धोखा कर रहा है। अकबर बोले, गवाह है किसी के पास? दोनों ने गर्दन हिला दी। नहीं। अकबर, कोई लिखित दस्तावेज, कोई रसीद? दोनों, कुछ नहीं। अकबर, तो अब कौन करेगा इसका न्याय? बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, यदि अनुमति दे तो मैं इस पूरे विवाद को केवल एक सिक्के से हल कर सकता हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोला, मुझे बस वो थैली दिखाई जाए जिसमें सेठ रामनिवास ने हरिदास को पैसे दिए थे। रामनिवास बोला, थैली तो अब मेरे पास नहीं है, लेकिन ठीक वैसी ही थैली मेरे पास है जिसमें मैं पैसे रखा करता हूं। बीरबल ने वो थैली मंगवाई। फिर उसने दरबार में सैकड़ों में से एक सामान्य सा तांबे का सिक्का निकाला और उस थैली में डाल दिया। सब चौंक गए। बीरबल ने आदेश दिया, अब ये थैली बंद करो और सेठ हरिदास को दो।
फिर दरबार में हम सब कुछ देखेंगे। थैली हरिदास को दी गई। बीरबल बोला, सेठ हरिदास, क्या आप इसे पहचानते हैं? हरिदास ने कहा, हाँ, यही है उस जैसी थैली जिसमें मैंने पैसे लौटाए थे। बीरबल मुस्कराया। बीरबल बोला, अब सेठ रामनिवास, आप बताइए, इस थैली में कौन कौन से सिक्के आपने रखे थे? रामनिवास ने बताया, केवल स्वर्ण मुद्राएं। मैं तांबे या चांदी के सिक्के नहीं रखता। बीरबल ने पूछा, और क्या कोई और इस थैली में कुछ डाल सकता है? रामनिवास ने साफ कहा, नहीं, ये थैली हमेशा बंद रहती है और सिर्फ मैं ही इसे खोलता हूं। अब बीरबल ने धीरे से तांबे का सिक्का थैली से निकाला और कहा, महाराज, ये वही तांबे का सिक्का है जिसे मैंने कुछ समय पहले इस थैली में रखा था और अब भी ये इसमें है। इसका मतलब सेठ हरिदास ने कभी इस थैली को छुआ ही नहीं। पूरा दरबार हैरान। अकबर बोले, तो तुम कहना चाहते हो कि हरिदास झूठ बोल रहा है? बीरबल बोला, बिल्कुल महाराज। यदि हरिदास ने इस थैली से कोई भी सिक्का निकाला होता तो सबसे पहले उसे वो तांबे का सिक्का अजीब लगता, लेकिन उसने उसे पहचाना ही नहीं। इसका मतलब उसने ये थैली कभी देखी ही नहीं। हरिदास का चेहरा पीला पड़ गया। वो झुक गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं सच में पैसे लौटाना भूल गया था। मैंने झूठ बोलकर अपना सिर बचाना चाहा। अकबर ने खड़े होकर तालियां बजाई। बीरबल, तुमने एक तांबे के सिक्के से वो काम कर दिखाया जो 100 सैनिक भी ना कर पाते। तुमने ये साबित कर दिया कि सच को खोजने के लिए कभी कभी सबूत नहीं, बस थोड़ी सी चतुराई चाहिए। मोरल बटा, बुद्धिमत्ता की कीमत सोने में नहीं, सोच में होती है, और झूठ चाहे कितना भी सजाद जाओ। एक छोटा सा तांबे का सिक्का उसे बेनकाब कर सकता है। एक बीरबल बनाम 3 चतुर दरबारी, कौन निकला असली ज्ञानी? बात उन दिनों की है जब अकबर बादशाह को लगने लगा था कि बीरबल की बुद्धि अब बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है। दरबार में कोई दूसरा दरबारी बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सब जानते थे बीरबल बोलेगा और सबकी छुट्टी कर देगा। अकबर को डर था कि कहीं ये एकतरफा ज्ञान किसी दिन दरबार को अंधा न बना दे। एक दिन उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज से 1 सप्ताह बाद दरबार में एक प्रतियोगिता होगी जिसमें बीरबल के सामने खड़े होंगे 3 नए दरबारी जो स्वयं को उससे अधिक ज्ञानी मानते हैं, और अगर बीरबल हार गया तो वो 1 महीने तक दरबार में चुप रहेगा। पूरा दरबार दंग। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, अगर इन तीनों में कोई सच्चा ज्ञानी है तो मैं तो खुशी से हार जाऊंगा। प्रतियोगिता का दिन आया। दरबार सजाया गया। हर कोने से जनता देखने आई कि अब बीरबल का क्या होगा। तीनों दरबारी सामने आए। तीनों अलग अलग रियासतों से आए थे। 1 विद्यानंद पंडित, तर्क और शास्त्र का ज्ञानी। 2 शब्दभेदी राव, भाषा और वाक्पटुता का उस्ताद। 3 कूटनीतिज्ञ गोपाल सिंह, राजनीति और चालबाजियों का खिलाड़ी। अकबर बोले, हर दरबारी बीरबल से एक सवाल पूछेगा। जवाब संतोषजनक ना हो तो बीरबल एक बिंदु खोएगा, और अगर बीरबल उनके सवाल का ऐसा उत्तर दे दे कि खुद प्रश्नकर्ता चुप हो जाए तो बीरबल को अंक मिलेगा। पहला मुकाबला, विद्यानंद पंडित बनाम बीरबल। विद्यानंद बोला, बीरबल, अगर एक आदमी हर धर्म को मानता हो, क्या वह सच्चा धार्मिक है या सबसे बड़ा पाखंडी? दरबार में सन्नाटा। बीरबल मुस्कुराया और बोला, धर्म कपड़ों की तरह है जिसे अलग अलग पहनने से शरीर नहीं बदलता। सच्चा धार्मिक वही है जो हर धर्म का सम्मान करे, न कि सिर्फ अपने को ऊंचा माने। पर अगर कोई दिखावे के लिए सब धर्म माने तो वो पाखंडी नहीं, नाट्यकर्मी है, जो मंच पर हर किरदार निभाता है लेकिन असल जिंदगी में खो जाता है। विद्यानंद कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन रुक गया। वो बोला, ये उत्तर केवल ज्ञानी नहीं, अनुभव से उपजा है। मैं हार गया। दरबार ने तालियां बजाई। बीरबल को पहला अंक मिला। दूसरा मुकाबला,
शब्द भेदी राव बनाम बीरबल। शब्द भेदी राव बोला, बीरबल बताओ एक ऐसा वाक्य जो सुनने में तारीफ लगे लेकिन असल में गाली हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे वाक्य दरबार में बहुत सुनता हूं राव साहब, जैसे वाह आपकी बातें तो बिल्कुल मोहित करती है, जैसे सांप की नजर, यानी सामने वाला कह रहा है आप जहर हैं। लेकिन मीठे शब्दों में सारा दरबार ठाके लगाकर हंस पड़ा। शब्द भेदी राव को कोई जवाब नहीं सूझा। बीरबल को दूसरा अंक मिल गया। तीसरा मुकाबला, कूटनीतिज्ञ गोपाल सिंह बनाम बीरबल। गोपाल सिंह बोला, बीरबल यदि कोई शासक अपने सबसे बड़े सलाहकार को चुप कर दे और चतुर चालबाजों को आगे बढ़ा दे तो क्या वो सही नीति है या शासन का अंत? ये सवाल अकबर को भी चुभा। बीरबल गंभीर हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, जहां चतुर चाले चलने वाले दरबारी हो और वहां मौन हो ज्ञानी, वहां न्याय नहीं सिर्फ भ्रम बचता है। जब तक राजा को सच्ची बात सुनने की हिम्मत है तब तक राज्य बचा रहता है, लेकिन जिस दिन वो सिर्फ हां में हां सुनने लगे उसी दिन वो राजा नहीं कठपुतली बन जाता है। ये कहते ही पूरा दरबार सन्न हो गया। गोपाल सिंह खड़ा हुआ और बोला, बीरबल तुम्हारी बात सीधे सत्ता को आईना दिखाती है। तुम केवल ज्ञानी नहीं निडर भी हो। मैं हार मानता हूं। अकबर खड़े हुए। उन्होंने हाथ उठाया और कहा, आज ये सिद्ध हो गया कि ज्ञानी वही नहीं जो किताबें पढ़े, बल्कि वह है जो समय, समाज और सत्ता को समझे। बीरबल ने तीनों का सामना करके दिखा दिया। क्यों वो हमारे दरबार का बुद्धि रत्न है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपना तीनों दरबारी बहुत योग्य थे, पर असली ज्ञानी वही होता है जो ज्ञान को घमंड नहीं विनम्रता बनाकर प्रस्तुत करे। लेकिन तभी दरबार के एक कोने से आवाज आई, अगर बीरबल इतना ज्ञानी है तो क्या वो अपने ही भविष्य को पढ़ सकता है? सभी ने देखा एक रहस्यमयी साधु खड़ा था जिसका चेहरा आधा ढका हुआ था। बीरबल ने पूछा, आप कौन हैं? साधु बोला, मैं वो हूं जो जानता है कि बीरबल का अंत कैसे होगा और कौन देगा उसे उसकी आखिरी हार। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। आगे क्या होगा? क्या वाकई कोई बीरबल को हरा सकता है या ये एक गहरा षड्यंत्र है दरबार को तोड़ने का? बीरबल और भविष्य की चुनौती। जब समय ने बीरबल से पूछा सवाल। पिछली कड़ी से आगे दरबार में तीनों चतुर दरबारी हार मान चुके थे। बीरबल विजयी हुआ। अकबर खुश थे, लेकिन तभी एक रहस्यमयी साधु, चेहरा आधा ढका हुआ, खड़ा हुआ और बोला, अगर बीरबल इतना ज्ञानी है तो क्या वो अपने ही भविष्य को पढ़ सकता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, भविष्य पढ़ना मेरा काम नहीं, उसे समझना मेरा धर्म है। लेकिन आप कौन हैं? साधु बोला, मैं कालगामी हूं जो भविष्य की रेखाओं को देखता है और मैं यहां तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं। बीरबल। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, कौन सी परीक्षा? साधु बोला, बीरबल को मैं 3 भविष्यवाणियां दूंगा। अगर वो उन्हें समझ गया और सुलझा गया तो वो असली ज्ञानी कहलाएगा, वरना उसे मानना होगा कि बुद्धि से भी बड़ा होता है समय का ज्ञान। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं। पहली भविष्यवाणी, जिसे तुम बचाओगे वही तुम्हें डुबोएगा। बीरबल उलझन में पड़ गया। अगले दिन ही खबर आई, शहर के एक पुराने व्यापारी जगतराम को किसी साजिश में फंसाकर जेल में डाल दिया गया है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से उसे निर्दोष साबित किया और छुड़ा लाया। जगतराम ने रोते हुए कहा, बीरबल जी, आपने मुझे जीवन दान दिया, मैं आपका ऋणी हूं। लेकिन उसी रात बीरबल के घर से महल के गुप्त दस्तावेज चोरी हो गए। गुप्तचरों ने पाया दस्तावेज उसी जगतराम के घर में छिपाए गए थे। बीरबल चौंक गया। भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। जिसे बचाया उसी ने धोखा दिया। दूसरी भविष्यवाणी, जिसे तुम सबसे कम समझो वही तुम्हें सबसे बड़ी सीख देगा।
बीरबल अब हर बात को 2 बार सोचने लगा। एक दिन एक भिखारी लड़की महल के दरवाजे पर आई और बोली, बीरबल साहब, आप सबसे ज्ञानी हैं, क्या आप बता सकते हैं कोई राजा कब सबसे कमजोर होता है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जब उसकी सेना हार जाए। लड़की ने सिर हिलाया, नहीं, जब उसकी बुद्धि हार जाए। सेना तो दोबारा बन सकती है, लेकिन बुद्धि हार गई तो राजा सिर्फ नाम का रह जाता है। बीरबल ठिठक गया। उस लड़की ने एक ही पल में उसके गर्व को चीर दिया। फिर याद आया, यही तो दूसरी भविष्यवाणी थी। जिसे कमजोर समझा वही सबसे बड़ा पाठ दे गई। तीसरी भविष्यवाणी, जिससे तुम लड़ोगे वही तुम्हारा प्रतिबिंब निकलेगा। अब बीरबल चौकन्ना हो गया था। पर तभी एक नया दरबारी दरबार में शामिल हुआ। नाम था प्रतिभानंद। वो हर बात में बीरबल को चुनौती देता, उसकी राय को काटता और जनता में उसकी आलोचना करता। अकबर ने भी कई बार बीरबल से नाराज होकर कहा, तुम अब अकेले ज्ञानी नहीं हो। प्रतिभानंद के विचार भी गहरे होते हैं। बीरबल ने मन ही मन निश्चय किया, अब इसे हराना ही होगा। एक दिन बीरबल ने दरबार में प्रस्ताव रखा, मैं और प्रतिभानंद एक ही प्रश्न का उत्तर देंगे, बादशाह तय करे कौन सही। अकबर मान गए। प्रश्न था, अगर किसी राज्य में जनता और राजा में मतभेद हो जाए तो बुद्धिमान व्यक्ति किसका साथ दे? प्रतिभानंद बोला, जो राज्य में है उसे राजा का साथ देना चाहिए, वरना अराजकता फैलती है। बीरबल बोला, बुद्धिमान व्यक्ति पहले सच्चाई का साथ देता है। अगर राजा गलत है तो उसे भी सच बताना धर्म है। अगर जनता गलत है तो उसे भी राह दिखाना कर्तव्य है। बुद्धि कभी पक्ष नहीं लेती, वो सिर्फ प्रकाश देती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। प्रतिभानंद मुस्कुराया और बोला, बीरबल, तुम्हारे उत्तर से मुझे मेरी सीमा का एहसास हुआ। तुम सही हो। बीरबल चौंका। प्रतिभानंद आगे बोला, मैं ही कालगामी साधु था। 3 रूपों में मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, जगतराम, भिखारी लड़की और अब एक प्रतिद्वंदी। और तुम हर बार जीत गए, क्योंकि तुम सिर्फ ज्ञानी नहीं, ज्ञानी के भीतर का इंसान भी हो। अकबर भावुक हो गए। उन्होंने बीरबल के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी बुद्धि से मैंने राज्य चलाया, पर आज मैंने सीखा कि सिर्फ बुद्धि नहीं, विवेक, विनम्रता और धैर्य ही सच्चे ज्ञान की निशानी है। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, जो समय की चाल समझ जाए वही समय से आगे बढ़ सकता है। पर यह अंत नहीं था, क्योंकि उसी रात महल में एक गुप्त पत्र मिला जिसमें लिखा था, अब बीरबल की परीक्षा नहीं, उसका सर्वनाश होगा। अगली सुबह बीरबल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, राजद्रोह के झूठे आरोप में। क्या बीरबल को फंसाया जाएगा? कौन चला रहा है ये गहरी साजिश? और क्या अकबर भी उस षड्यंत्र का हिस्सा है? 2 बीरबल और झूठा राजद्रोह, जब वजीर बना अभियुक्त। पिछली कड़ी की याद दिला दे। बीरबल ने कालगामी साधु की 3 रहस्यमयी भविष्यवाणियां पार कर ली थी। लेकिन जैसे ही दरबार में विजय की घोषणा हुई, उसी रात महल में एक गुप्त पत्र मिला। अब बीरबल की परीक्षा नहीं, उसका सर्वनाश होगा। कल सुबह उसे राजद्रोह के झूठे आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा। सुबह हुई और महल में हड़कंप मच गया। सैनिकों ने बीरबल को महल के द्वार से ही गिरफ्तार कर लिया। आदेश था, बीरबल ने रियासत की गोपनीय जानकारी विदेशी दूतों को बेची है। अकबर खुद भी हैरान थे, पर उन्होंने कहा, अगर ये आरोप सच नहीं है तो बीरबल खुद अपनी बेगुनाही साबित करेगा, और अगर वो दोषी है तो फिर बादशाह का भी कोई रिश्तेदार नहीं बच सकता। पूरा शहर हैरान। क्या बीरबल सच में गद्दार है? बीरबल को जेल में डाल दिया गया, लेकिन वो मुस्कुराया। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य होता है। पर अब बीरबल को अपनी बेगुनाही साबित करनी थी, बिना किसी मदद के। 3 चौंकाने वाली बातें सामने आईं। 1. महल से चोरी हुए गुप्त दस्तावेज।
वही जो जगतराम के घर में मिले थे, अब किसी विदेशी दूत के पास पाए गए। 2 राजा के निजी हस्ताक्षर वाले नकली पत्र, जिनमें लिखा था कि बीरबल को सारी जानकारी देने की अनुमति थी। 3 गुप्त गवाह, जो गवाही देने वाला था, लेकिन अचानक ही वो गायब हो गया। बीच दरबार में सुनवाई शुरू हुई। राजा, मंत्री और पूरा नगर एकत्र था। वजीर नहीं, आज बीरबल अभियुक्त था। मंत्री फजल खड़ा हुआ और बोला, जहांपना, ये सबूत पक्के हैं। दस्तावेज चोरी हुए, विदेशी के पास पहुंचे और उनमें बीरबल का नाम साफ साफ लिखा है। बीरबल चुपचाप खड़ा रहा। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? बीरबल ने सिर उठाकर कहा, हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद अपना बचाव करूंगा, लेकिन अपनी शैली में एक सवाल के साथ। मान लीजिए किसी मकान में आग लगती है और सबको पता है कि आग ऊपर से लगी है, पर कोई बच्चा कहे कि आग नीचे से शुरू हुई, तो क्या हम उसकी बात पर पूरा शहर जला देंगे? अकबर बोले, बात स्पष्ट कहो बीरबल। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये जो दस्तावेज चोरी हुए थे, ये जिस मोहर से सील थे, वो आज से 3 महीने पहले चोरी हुई थी, और वो चोरी मैंने नहीं, आपके ही एक दरबारी हमीद मिर्जा ने करवाई थी। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। अब बीरबल ने खोले सबूत पर सबूत। गुप्त हस्ताक्षर नकली थे, क्योंकि उसमें जो स्याही थी वो नील पुष्प नामक फूल से बनी थी, जो सिर्फ विदेशी दूतों की स्याही में मिलती थी। गवाह को गायब करने वाला दरबारी, वही हमीद मिर्जा, अब तक्षशाला में छिपा मिला, और बीरबल ने दिखाया एक पुराना आदेश पत्र, जिसमें अकबर ने खुद लिखा था कि इन दस्तावेजों की जानकारी सिर्फ 2 लोगों को थी, बीरबल और फजल मंत्री। अब शक की सुई पलट गई थी। सच सामने आया। हमीद मिर्जा और फजल मंत्री ने मिलकर यह साजिश रची थी, क्योंकि उन्हें डर था कि बीरबल की बुद्धि और बढ़ती लोकप्रियता कहीं उन्हें दरबार से बाहर न कर दे। उन्होंने दस्तावेज चुरवाए, नकली हस्ताक्षर बनवाए और सबूत बनाकर बीरबल को फंसवाया। अकबर गुस्से से कांप उठे। फजल, मैंने तुम्हें भाई जैसा माना, और तुमने दरबार का ही नहीं, मेरे विश्वास का भी गला घोंट दिया। फजल और हमीद को पकड़कर कारागार में डाला गया। बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, वजीर कभी भी झूठ से डरता नहीं, क्योंकि सच्चाई भले ही देर से आए, पर जब आती है तो झूठ को नंगा कर देती है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया। तुमने फिर साबित कर दिया कि दरबार में सिर्फ ज्ञानी नहीं, निडर और सच्चे लोग ही राज करते हैं। लेकिन तभी एक और खत महल की दीवार पर चिपका मिला। तुमने केवल एक साजिश सुलझाई है, असली खेल तो अब शुरू होगा। अगली अमावस्या को जब पूरा राज्य अंधेरे में डूबेगा, बीरबल का नाम भी मिट जाएगा। अब क्या होगा? कौन है वो अदृश्य दुश्मन जो बार बार बीरबल को निशाना बना रहा है? क्या ये कोई बाहरी शत्रु है, या दरबार का ही कोई पुराना छिपा हुआ चेहरा? बीरबल और अमावस्या की साजिश। जब अंधेरे में गूंजा सच। पिछली कड़ी की याद। बीरबल ने झूठे राजद्रोह के आरोपों को अपने अद्भुत विवेक से ध्वस्त कर दिया। दरबार के मंत्री अफजल और हमीद मिर्जा को बेनकाब किया। लेकिन तभी महल की दीवार पर एक और गुप्त चेतावनी चिपकी मिली। अगली अमावस्या को जब पूरा राज्य अंधेरे में डूबेगा, बीरबल का नाम भी मिट जाएगा। कहानी शुरू होती है। अमावस्या से 3 दिन पहले महल के बाहर और भीतर गुप्त गतिविधियां तेज हो गई। सैनिकों को कुछ गुप्त सुरंगें मिली, जिनसे कोई अजनबी महल के अंदर तक आता जाता रहा था। बीरबल चौकस था, पर वो जानता था अब की बार दुश्मन केवल कोई दरबारी नहीं, कोई बहुत ऊंचा और चालाक व्यक्ति है। और फिर अमावस्या की रात आ गई। पूरा नगर अंधेरे में डूबा। दीपक बुझा दिए गए। अकबर ने आदेश दिया, राज्य सुरक्षा के लिए हर घर की तलाशी ली जाए। लेकिन उसी समय महल की सबसे गुप्त तिजोरी से राज्य की वंशावली और उत्तराधिकार दस्तावेज गायब हो गए। ये दस्तावेज साबित करते थे
कि अगला राजा कौन हो सकता है अगर अकबर के साथ कुछ हो जाए। और सबूतों के अनुसार दस्तावेज की आखिरी कुंजी बीरबल के पास थी। अकबर ने बीरबल को बुलाया, लेकिन इस बार उनका चेहरा कठोर था। बीरबल, क्या तुम मुझे बताए बिना तिजोरी से कुछ निकाल सकते हो? बीरबल शांत था। उसने कहा, जहांपना, मैंने वो दस्तावेज नहीं निकाले, लेकिन मैं साबित करूंगा। जो मुझे मिटाना चाहता है वो खुद नकाब में है। अब बीरबल ने शुरू किया खेल, एक उल्टा खेल। उसने पूरे दरबार में ऐलान किया, जो भी मुझे दोषी मानता है वो कल सुबह मेरे खिलाफ दरबार में सबूत लाए, और जो मुझे निर्दोष मानता है वो चुपचाप कल सूरज निकलने से पहले दरबार की मूर्ति के नीचे एक पत्र छोड़े, बिना नाम के। अगली सुबह मूर्ति के नीचे केवल एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, दुश्मन तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी छाया है, वो जो तेरे साथ चलता है पर कभी सामने नहीं आता। नवाब आजीम उल रहमान। बीरबल चौंक गया। नवाब आजीम, वो दरबारी जो हमेशा अकबर का सलाहकार रहा, लेकिन चुप। सालों से वो बीरबल से ईर्ष्या करता था, और अब वो चाहता था कि बीरबल को हटाकर खुद वजीर आजम बने। बीरबल ने गुप्त रूप से नवाब के घर की निगरानी शुरू करवाई, और 3 चौंकाने वाली बातें सामने आई। 1, उसी के सेवक ने तिजोरी की चाबी की नकल बनाई थी। 2, दस्तावेज उसकी हवेली में जलाने की तैयारी में थे। 3, और उसने एक नकली वसीयत तैयार की थी, जिससे वो खुद राजा का उत्तराधिकारी सलाहकार बन सकता था। अब बीरबल ने अपनी आखिरी चाल चली, अंधेरे में जाल। अमावस्या की रात वो खुद नवाब की हवेली में चुपके से गया। उसने वहां 2 चीजें की, असली दस्तावेज छिपा लिए और नकली वसीयत के नीचे अकबर का एक गुप्त संकेत छोड़ दिया। सुबह हुई और दरबार लगा। नवाब आजीम पूरे आत्मविश्वास से खड़ा हुआ। उसने नकली वसीयत पेश की और कहा, जहांपना, बीरबल ने तिजोरी से असली दस्तावेज चुराकर जलाने की कोशिश की। ये रही मेरी रिपोर्ट। अकबर ने वसीयत हाथ में ली और पलटते ही एक गुप्त मोहर दिखाई दी, जिस पर लिखा था, यह दस्तावेज बीरबल द्वारा रचित जाल है, असली चोर वही है जो इसे लाए। मोहर अकबर खुद। नवाब घबरा गया। बीरबल उठ खड़ा हुआ और बोला, जहांपना, आप हमेशा कहते हैं जो सच्चाई के खिलाफ होता है वो अंधेरे में ही पनपता है, और मैं जानता था अमावस्या की रात ही इसका असली चेहरा सामने लाएगी। नवाब आजीम को गिरफ्तार किया गया। अकबर भावुक होकर बोले, बीरबल, तुम केवल राज्य के वजीर नहीं, इस राज्य की आत्मा हो। तुम्हारी बुद्धि ने आज फिर अंधेरे को रोशनी में बदला, लेकिन फिर एक चौंकाने वाला मोड़। उसी रात बीरबल के कमरे में एक चिट्ठी छोड़ी गई, जिसमें सिर्फ एक ही वाक्य था, अब की बार न अंधेरा आएगा, न चेतावनी, सीधा अंत आएगा, और वो होगा तुम्हारा। अब कौन है ये असली छिपा शत्रु? क्या वो केवल दरबार के भीतर का कोई दुश्मन है, या राज्य से बाहर की कोई गहरी साजिश? क्या बीरबल इस बार भी बच पाएगा, या अब की बार उसका अंत तय है? बीरबल और 7 नकाब। जब दुश्मन हर चेहरा बदलता है। 3 पिछले एपिसोड में बीरबल ने अमावस्या की रात नवाब आजीम की गहरी साजिश को उजागर कर दिया था, लेकिन उसी रात एक और खत आया, अब की बार न अंधेरा आएगा, न चेतावनी, सीधा अंत आएगा, और वो होगा तुम्हारा। और इसी के साथ शुरू होती है अब तक की सबसे रहस्यमयी लड़ाई, एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जिसका चेहरा हर बार बदलता है। दरबार में एक नई घोषणा हुई, राज्य में एक गुप्त शक्ति सक्रिय है, जिसने अब तक 7 बार बीरबल को निशाना बनाया। 7 अलग अलग नामों और चेहरों में। बीरबल चुप था, पर वो जानता था अब ये कोई सामान्य दुश्मन नहीं, बल्कि एक नाट्य शत्रु जो खुद को 7 किरदारों में बांट चुका है। हर नकाब एक नई चाल। एक साधु बनकर उसने बीरबल की बुद्धि को चुनौती दी थी। 2,
एक व्यापारी बनकर उसने दरबार को बीरबल के खिलाफ भड़काया। 3, एक विदेशी जासूस बनकर उसने महल में नकली दस्तावेज छोड़े। 4, एक दरबारी बनकर उसने बीरबल पर राजद्रोह का आरोप लगाया। 5, एक फकीर बनकर उसने जनता में अफवाहें फैलाई। 6, एक मंत्री बनकर वो बीरबल की योजनाएं चुराता रहा। 7, और अब वो खुद बीरबल बन चुका है। शहर में 2 बीरबल घूमने लगे। एक दरबार में बैठा न्याय कर रहा था, दूसरा नगर में घूमकर लोगों की समस्याएं सुलझा रहा था। अकबर भ्रमित, जनता भ्रमित। असल बीरबल कौन? एक शाम दोनों बीरबल एक साथ दरबार पहुंचे। दोनों ने दावा किया, मैं असली बीरबल हूं। अकबर ने चुपचाप दोनों को एक ही सवाल पूछा, अगर राजा खुद ही अन्याय करने लगे तो तुम क्या करोगे? पहला बोला, राजा का निर्णय सर्वोपरि है, मैं आंखें बंद कर उसका पालन करूंगा। दूसरा बोला, अगर अन्याय राजा से होता है तो उसे आईना दिखाना मेरा कर्तव्य है, नहीं तो मैं भी दोषी हूं। अकबर मुस्कुराए, झूठे बीरबल, तुम पकड़े गए। लेकिन तभी एक और नकाब गिरा। फर्जी बीरबल की आवाज बदल गई, चेहरा विकृत होने लगा और सामने खड़ा हो गया महाचालक शरणगुप्त, जो कभी अकबर के पिता हुमायूं के दरबार में विद्वान था पर विश्वासघात कर निर्वासित कर दिया गया था। अब वो बीरबल से बदला लेना चाहता था। उसका दावा था, इस दरबार में जगह मुझे मिलनी थी, तुमने नहीं। शरणगुप्त ने आखिरी चाल चली। एक जहरनुमा स्याही, जो भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेगा वो अगले 1 घंटे में अपनी याददाश्त खो देगा। और वो अकबर के दस्तावेजों में वो स्याही पहले ही मिला चुका था। बीरबल ने चाल उल्टी घुमा दी। उसने एक पुराने आदेश पत्र में वही नकली स्याही लगाई और शरणगुप्त से कहा, अगर तुम सच में महान हो तो इस पर अपने नाम से हस्ताक्षर करो, ताकि सब जाने कि तुम ही असली उत्तराधिकारी हो। शरणगुप्त हंसा और दस्तखत कर दिए। 1 घंटा बीता और वो दरबार के बीच अपनी याददाश्त खो बैठा। अब वो वही कह रहा था, मैं कौन हूं? क्या मैं बीरबल हूं या राजा? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोला, कभी कभी जीतने के लिए दुश्मन को खुद ही अपने झूठ पर विश्वास दिलाना पड़ता है। अकबर बोले, बीरबल, तुमने न केवल धोखे को हराया बल्कि उस विश्वासघात की जड़ को उखाड़ फेंका जो पीढ़ियों से साजिश बनती रही थी। लेकिन तभी बीरबल को एक संदूक मिला शरणगुप्त के कमरे में, जिसमें 6 और नकाब रखे थे, हर नकाब के साथ एक चिट्ठी। ये चेहरों का खेल खत्म नहीं हुआ है, मैं केवल पहला था, असली खेल अब शुरू होगा। अगली बार तुम जिसके साथ सबसे ज्यादा भरोसा करोगे वही तुम्हें धोखा देगा। अनाम चक्रवर्ती। अब कौन है अनाम चक्रवर्ती? क्या वह अकबर के सबसे करीबी लोगों में से कोई है, या बीरबल के अपने मित्रों में छिपा वो दुश्मन जिसे वो कभी पहचान नहीं पाया? पिछले एपिसोड की समाप्ति पर शरणगुप्त का चेहरा गिर चुका था, लेकिन उसके संदूक में मिली 7 नकाबों की अंतिम चिट्ठी ने बीरबल की आत्मा हिला दी। जिस पर तुम सबसे अधिक भरोसा करते हो वही तुम्हें मिटा देगा। अनाम चक्रवर्ती। कहानी शुरू होती है 2 दिन बाद। बीरबल ने अपने कमरे में सभी पुराने मामलों की फाइलें खोल दी। हर मामले, हर दरबारी, हर मित्र की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने लगा। राजा अकबर को उसने कहा, जहांपना, अब मैं हर किसी को संदिग्ध मान रहा हूं सिवाय आपके। लेकिन अकबर ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चले गए। और फिर एक रात बीरबल के कमरे में जहर मिला पानी रखा गया। सौभाग्य से बीरबल ने उसे नहीं पिया। सभी सेवकों की जांच की गई पर कोई दोषी नहीं मिला। बीरबल को अब यकीन हो चला था, दुश्मन बहुत पास है, इतना पास कि वो मेरी आंखों में देखते हुए मुस्कुराता है। और अगली सुबह बीरबल ने दरबार में नहीं आने की घोषणा कर दी। उसने खुद को 7 दिन के लिए अलग थलग कर लिया। राज्य में अफवाहें फैल गई।
क्या बीरबल बीमार है? क्या वो डर गया है? क्या वो भाग गया? लेकिन बीरबल महल की गुप्त लाइब्रेरी में एक नक्शा देख रहा था, महल की छिपी सुरंगों का नक्शा। 5वें दिन राजा अकबर को एक गुप्त संदेश मिला। बीरबल अब राज्य के लिए खतरा बन गया है। वो गुप्त विद्रोहियों के साथ मिल चुका है। उसके पास एक और राजा घोषित करने की योजना है। हम गवाह हैं। हम 5 दरबारी अब भी वफादार हैं। राणा हमीद, नवाब फहीम, दीवान बलराज, काजी अशरफ और रईस अब्बास। राजा उलझ गया। क्या बीरबल सचमुच बदल गया है? और फिर आया 6ठा दिन। बीरबल खुद दरबार में प्रकट हुआ, एकदम शांत, हाथ में केवल एक पुराना संदूक। उसने कहा, जहांपनाह, ये संदूक उसी व्यक्ति का है जो मुझे मिटाना चाहता है और जिसने आपको गुमराह किया। उसने संदूक खोला और उसमें वही दस्तावेज थे जो 5 दरबारियों ने चुपके से अकबर को दिए थे। अकबर चौंक गए। ये दस्तावेज तो आज सुबह मेरे पास आए थे। बीरबल मुस्कुराया, जी हां, लेकिन उनके असली लेखक मैं नहीं, बल्कि वही है जिन्होंने इन दस्तावेजों को मुझ पर फेंककर खुद को निर्दोष साबित किया। बीरबल ने कहा, अब मेरी सबसे आखिरी परीक्षा। उसने कहा, मैं अब 5 दरबारियों को एक एक कर एक ही सवाल पूछूंगा। जिसका जवाब झूठा होगा उस पर मेरी तलवार नहीं, सच्चाई वार करेगी। और सवाल था, अगर मैं आज के बाद इस दरबार में न रहूं, तुम मुझे कैसे याद रखोगे? 4 दरबारी बोले, तुम्हारी बुद्धि से, तुम्हारी न्यायप्रियता से, तुम्हारी सूझबूझ से, तुम्हारे अद्भुत फैसलों से। लेकिन 5वां दरबारी रईस अब्बास बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे गुरूर से याद रखूंगा, बीरबल, जो तुम्हें खुद को खुदा समझने लगा। सन्नाटा। बीरबल चुप। फिर धीरे से बोला, धोखेबाज वही होता है जो प्रशंसा के बीच भी नफरत की बू छोड़ देता है। अब बीरबल ने गुप्त दस्तावेज दिखाए जिनमें रईस अब्बास की लिखावट में अनाम चक्रवर्ती के हस्ताक्षर मिलते थे। वही है वो अनाम चक्रवर्ती जो मेरी हर चाल का जवाब पहले से जानता था, क्योंकि वो मेरा सबसे पुराना मित्र था। रईस अब्बास को जब बंदी बनाया गया तो वो चीखा, बीरबल, तुमने मुझे हर बार पीछे छोड़ा। हर बार मैं भी उतना ही योग्य था, पर चमक सिर्फ तुम्हारी मानी गई। मैंने तुम्हारे साथ विश्वास नहीं तोड़ा, मैंने तुम्हारे विश्वास का ही कत्ल किया है। अकबर दुखी थे, बोले, कभी कभी सबसे बड़ी साजिश नफरत नहीं, टूटा हुआ आत्मसम्मान होता है। अंत में बीरबल बोला, अब इस दरबार को सफाई नहीं, दया चाहिए, क्योंकि जहां सबसे करीबी ही शत्रु निकले वहां न्याय भी रोना चाहता है। बीरबल की 3 शर्तें जो राजा को भी मंजूर करनी पड़ी। एक दिन की बात है, दरबार में सभी दरबारी मौजूद थे। अचानक बादशाह अकबर ने ऐलान किया, अब मैं चाहता हूं कि बीरबल कुछ समय के लिए राज्य से बाहर जाकर दूसरे राज्यों की यात्रा करे और वहां के शासन, व्यवस्था और जनता का हाल जाने। सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, मगर जहांपनाह, अचानक ये क्यों? अकबर बोले, तुम्हारी चतुराई अब पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। मैं चाहता हूं कि बाकी राज्य भी तुम्हारे विचारों से लाभ उठाए। और हां, ये कोई दंड नहीं, बल्कि एक मिशन है। तुम्हारे जैसे मंत्री को सबक सिखाने का नहीं, मिसाल बनाने का इरादा है। बीरबल कुछ देर चुप रहा, फिर उसने एक शर्त नहीं 3 शर्तें रख दी, जिससे पूरे दरबार में खलबली मच गई। बीरबल खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, मैं ये जिम्मेदारी स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें होंगी। अकबर बोले, तुम्हारी शर्तें और मैं? चलो सुनाते जाओ, देखता हूं क्या है ये 3 शर्तें। बीरबल बोला, जब मैं राज्य से बाहर रहूंगा तब मेरे स्थान पर जो भी दरबारी निर्णय ले वो मुझे ही चुनना होगा, न कि किसी और को, वरना मेरे वापस लौटने तक पूरे राज्य का हाल उल्टा हो जाएगा। अकबर हंसकर बोले, ये तो सही बात है, लेकिन इस पर बाकी दरबारियों को क्या ऐतराज हो सकता है? तभी कई दरबारी खंखारते हुए बोल पड़े, हुजूर,
बीरबल के बिना हम भी निर्णय ले सकते हैं, हमें तो मौका ही नहीं मिलता। बीरबल ने चुटकी लेते हुए कहा, मौका और समझ दोनों मिले तब निर्णय होते हैं, केवल मौका मिले तो अफवाहें फैलती हैं। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर ने हंसते हुए शर्त मंजूर कर ली। बीरबल ने आगे कहा, जब मैं बाहर रहूंगा तब मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई या आलोचना दरबार में नहीं की जाएगी। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे मेरी वापसी पर खुद जवाब देना होगा, खुलेआम। अकबर बोले, ये तो बहुत मुश्किल शर्त है, आलोचना तो लोकतंत्र की आत्मा है। बीरबल मुस्कुराया, हाँ, मगर आलोचना पीठ पीछे नहीं, सामने होनी चाहिए। जो आदमी सामने कहने की हिम्मत न रखे वो दरबार का भरोसेमंद नहीं हो सकता। अकबर चुप हो गए, लेकिन बात उन्हें जंच गई। शर्त नंबर 2 भी स्वीकार कर ली गई। अब सबको लगा कि तीसरी शर्त शायद आसान होगी, मगर बीरबल ने कहा, मैं जाने से पहले एक परीक्षा लूंगा, पूरी दरबार की, और उसमें जो पास नहीं होगा उसे मेरे पीछे दरबारी सलाह देने का हक नहीं मिलेगा। अकबर चौंक गए, पूरे दरबार की परीक्षा? तुम पगला तो नहीं गए? बीरबल बोले, नहीं बादशाह सलामत, मेरी परीक्षा केवल 3 सवालों की होगी, और वे सवाल वही हल कर सकता है जिसमें सचमुच अक्ल हो, दिखावा नहीं। अकबर बोले, तो चलो आज ही परीक्षा लो, देखता हूं तुम्हारी अक्ल कितनी दूर जाती है। सवाल 1, एक मुर्गी रोज एक अंडा देती है, 7 मुर्गियां 7 दिन में कितने अंडे देंगी? अधिकतर दरबारियों ने कहा 49 अंडे। बीरबल मुस्कुराया, गलत, 7 मुर्गियां एक दिन में 7 अंडे देंगी, तो 7 दिन में 7 एक 7 49 नहीं, बल्कि 7 एक 7 49 ही सही। लेकिन कुछ दरबारी कह रहे थे 343, कुछ बोले 14, जिनकी अक्ल के पंख ही नहीं थे। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। सवाल 2, अगर कोई आदमी नदी के बीच में बिना नाव के खड़ा हो और डूबे नहीं तो वो कैसे खड़ा है? सब सोच में पड़ गए। किसी ने कहा शायद वो तैराक होगा, किसी ने कहा शायद वो चमत्कारी साधु है। बीरबल बोले, वो ठंडी बर्फ से जमी नदी पर खड़ा है। सब हंस पड़े और शर्माते हुए बोले, ये तो सोचा ही नहीं। सवाल 3, एक दरबारी के पास 3 मूर्तियां हैं, दिखने में एक जैसी, मगर एक बोलती है, एक सुनती है और एक सिर्फ देखती है। उन्हें कैसे पहचानोगे? ये कठिन सवाल था। सब दरबारी चुप। बीरबल ने सुई ली और तीनों मूर्तियों के कान, मुंह और आंख में हल्का सा छेद किया। 1, पहली में सुई मुंह से डाली तो कान से निकली, वो सुनने वाली थी। 2, दूसरी में सुई कान से डाली तो मुंह से निकली, वो बोलने वाली थी। 3, तीसरी में सुई डाली तो अटक गई, वो देखने वाली थी, बाकी कुछ नहीं करती। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल, तुमने तो शर्तों के साथ साथ पूरा दरबार पढ़ा दिया। बीरबल अब जाने को तैयार थे। अकबर ने तीनों शर्तें एक शाही दस्तावेज में दर्ज करवा दी और दरबार में ऐलान किया, बीरबल न केवल हमारे मंत्री हैं, बल्कि राज्य की बुद्धिमत्ता की आत्मा है। हम उनके तीनों शर्तें स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये शर्तें दरअसल न्याय, विवेक और मर्यादा की नींव है। मोरल, कभी कभी शर्तें भी जरूरी होती हैं, नखरे नहीं बल्कि सच्चे काम के लिए। बीरबल ने 3 शर्तों के जरिए यह सिखाया कि जहां न्याय, विवेक और सम्मान हो, वहीं से अच्छाई शुरू होती है।